हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का एक और प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस जो होंगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, अपने आप में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और एचपीएससी के ये क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन नियोन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर लेजर एक्शन इन हीलियम नियोन लेज़र। हीलियम नियोन लेज़र में इनमें से कौन सा ट्रांजिशन लेज़र एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अब देखो आपको ये यहाँ पर ट्रांजिशन दिख रहा है, ये इधर दिख रहा है आपको हीलियम का, और ये यहाँ पर दिख रहा है किसका, नियोन का। अब नियोन में 5s से 4p पर ट्रांजिशन हो रहा है ना, 5s पे से 4p पर ट्रांजिशन हो रहा है, 5s से 3p पर हो रहा है, तो 5s से 3p पर ट्रांजिशन हो रहा है। इसी तरह से 4s से 3p पर ट्रांजिशन हो रहा है, 4s से 3p पर ट्रांजिशन हो रहा है। फिर अगर आप बात करो कि जो 5s से 4p, 5s से 4p मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर भी ट्रांजिशन हो रहा है। अगर आप देखो तो 6s यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला जो ट्रांजिशन है 6s से 5p, ये ट्रांजिशन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। कौन कौन से हो रहे हैं ये भी आप ध्यान रखना, क्योंकि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हीलियम नियोन लेजर क्या होता है, एचई नियोन, इसको शॉर्ट में HENE लेजर भी कहते हैं। ये एक गैस लेजर टाइप है जिसमें जो गैस है मीडियम कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर, जिसमें 85% हीलियम और 15% नियोन होता है और स्मॉल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। द बेस्ट नोन एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड हीलियम नियोन लेजर ऑपरेट्स एट वेवलेंथ ऑफ 6328, 6328 आर्मस्ट्रॉन्ग की वेवलेंथ पर इसको ऑपरेट किया जा सकता है, विच इज नियर टू नियोन एटम। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हेन इंटेंस बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज स्कैटर्ड बाय अ लिक्विड, द स्पेक्ट्रम ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन contains line whose wavelength are longer and shorter the incident radiation. तो when an intense beam of monochromatic light is scattered by liquid, तो उसमें अलग अलग जो वेवलेंथ हैं वो हमें मिलती है, जिनमें किसी की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, किसी की फ्रिक्वेंसी कम होती है। तो इस जो इफेक्ट है इसको हम नाम देते हैं रमन इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, रमन इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ Na32P321 और न्यूक्लियर स्पिन दे रखा है I इक्वल्स टू 3/2। तो यहां पर इसको हम कैसे करेंगे, यहां पर करने के लिए इसको हमारे पास फॉर्मूला यूज करेंगे F इक्वल्स टू J और J माइनस I, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। I क्या है, न्यूक्लियर स्पिन है। I क्या है, न्यूक्लियर स्पिन है, जो कि है कितना 3/2, और J की वैल्यू भी कितनी है 3/2। तो टोटल जो वैल्यूज आएंगी, टोटल वैल्यूज वो कहां से कहां तक होंगी, वो होंगी J माइनस I से लेकर और कहां तक, J प्लस I तक की जितनी वैल्यू होंगी वो होंगी। तो इसकी वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। तो J की वैल्यू कितनी है 3/2 और I की वैल्यू भी कितनी है 3/2। तो ये बनेगा 3/2 माइनस 3/2, ये बन गया कितना 0। एक तो आ गया 0 और एक वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3। तो 0 से 3 तक की सारी वैल्यूज कंसिडर करनी है, तो कितनी आ जाएगी 0, 1, 2 और 3। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 स्टेट्स आ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द NMR स्पेक्ट्रल ऑफ इथेनॉल CS3CS2OH comprises of 3 branches of spectral lines. The number of spectral lines in branch corresponding to CH2 group is। तो हमारे पास ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर है CH3, CH2 और OH। तो अगर मैं H की बात करूं, इस वाले H की, तो ये होगा नॉट स्प्लिट। अगर मैं H2 की बात करूं तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा क्वार्टरलेट। क्वार्टरलेट मतलब ये 4 में स्प्लिट होगा। और यहां पर अगर H3 की बात करूं तो ये आएगा ट्रिपलेट। तो हमें CH2 का पूछा है, तो CH2 का कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द डीजेनरेसी ऑफ स्पेक्ट्रल टर्म 3F। तो 3F जो है इसकी डीजेनरेसी हमें निकालनी है। तो L जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, SPDF। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। क्यों, क्योंकि S के लिए हम लिखते हैं 0 L की वैल्यू, P के लिए लिखते हैं 1, D के लिए लिखते हैं 2 और F के लिए लिखते हैं 3। उसके बाद ये मल्टीप्लिसिटी दी हुआ है, तो मल्टीप्लिसिटी 2S प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी है 3 है। तो यहाँ से S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालनी है डीजेनरेसी। तो डीजेनरेसी जो होगी, डीजेनरेसी, तो डीजेनरेसी इक्वल होगी किसके, 2S प्लस 1 और 2L प्लस 1।
तो S की जो वैल्यू है वो हो गई 1, तो ये हो गया 2 + 1, और L की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 3, तो ये हो गया 2 × 3 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और ये बनेगा 7, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 21। तो राइट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। तो सिलेक्शन रूल हम यहाँ पर अगर देखें तो फ्रॉम सिलेक्शन रूल, तो सिलेक्शन रूल अगर हम यहाँ लगाते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा डेल्टा L इक्वल्स टू +-1, डेल्टा S की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, और डेल्टा J जो है ये SS, और डेल्टा J की वैल्यू 0 से +-1। तो अगर हम ये चेक करते हैं, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला चेक करते हैं, तो यहाँ पर तो अलाउड है क्योंकि डेल्टा L जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, F से D में जा रहा है तो +-1 में आ रहा है, और J भी एग्जिस्ट कर रहा है, 5/2 से 5/2 0 0 हो रहा है, D से P भी देखो यहाँ पर भी हो रहा है, ये वाला आप देखो, ये वाला D से S, तो यहाँ पर डेल्टा L इज नॉट इक्वल्स टू +-1 आ रहा है यहाँ पर, जब मैं बात कर रहा हूँ D से S में। इसी तरह से डेल्टा J की वैल्यू अगर मैं यहाँ निकालता हूँ तो डेल्टा J की वैल्यू आ रही है 1/2 - 3/2, तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है -2, तो ये यहाँ पर हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। 3/2 और -1/2, तो ये -1 बन जाएगा, तो ये -1 बनेगा, तो ये J की वैल्यू तो सेटिस्फाई कर रही है पर L की वैल्यू सेटिस्फाई यहाँ पर नहीं हो रही है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज लैम्डा, देन द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। तो हमारे पास जो लैम्डा का फॉर्मूला 1/λ इक्वल्स टू RZ² 1/n1² - 1/n2²। तो सबसे पहले मैं बामर सीरीज के लिए बात करूं तो फॉर बामर सीरीज, तो बामर सीरीज के लिए 1/λb इक्वल्स टू हो जाएगा RZ², ये हो जाएगा 1 - 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4 RZ², ये बामर के लिए हो गया। इसी तरह से आप बात करो लाइमन के लिए, नहीं ये लाइमन के लिए हो गया, सॉरी, बामर के लिए तो होगा 1/4 और 1 - 9, 1/4 और 9। फर्स्ट लाइन के लिए n1 = 1 हो जाएगा और n1 = 2, और n2 की वैल्यू हो जाएगी 3, तो यहाँ से ये बनेगा 5/36, हाइड्रोजन एटम में Z की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 5/36 R। इसी तरह से लाइमन के लिए निकाल लो, तो लाइमन के लिए 1/λL, तो लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3R/4। तो हमें λL/λb का रेशो निकालना है, तो ये रेशो आ जाएगा हमारे पास 5/27, तो आंसर जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 5/27। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द हाइपरफाइन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एटम इज ड्यू टू। तो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग होती है, कपलिंग होता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन स्पिन और न्यूक्लियर स्पिन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन और जो न्यूक्लियर स्पिन है उसके बीच जो कपलिंग है उसकी वजह से। सही आंसर हमारे पास आ जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन द जीमान इफेक्ट द लाइट एमिटेड अलोंग जब लाइन एमिटेड मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगी तो जो स्प्लिटिंग होगी वो सर्कुलर, और जब परपेंडिकुलर होगा तो वो कैसा होगा, वो होगा लीनियर पोलराइज्ड, ठीक है। तो लाइट एमिटिंग अलोंग, तो जो पोलराइजेशन होगा वो कैसा होगा, इलिप्टिकल सर्कुलर, यहां पर होगा सर्कुलर, और जब लाइट एमिटिंग परपेंडिकुलर, अलोंग को लॉन्गिट्यूडनल भी बोला जा सकता है क्वेश्चन में, और परपेंडिकुलर को ट्रांसवर्स भी बोला जा सकता है। तो परपेंडिकुलर के केस में क्या आएगा, यहाँ सर्कुलर आ गया और यहाँ पर आ जाएगा लीनियर, तो यहाँ पर आ जाएगा लीनियर पोलराइज्ड, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, लीनियर पोलराइज्ड। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कॉज द ब्रॉडनिंग इन स्पेक्ट्रल लाइन। डॉपलर इफेक्ट जो है उसमें ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ एमिटिंग एटम्स एंड द ऑब्जर्वर्स, यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रॉडनिंग हो जाती है स्पेक्ट्रल लाइन की। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में एनर्जी की अनसर्टेनिटी की वजह से ब्रॉडनिंग हो जाती है स्पेक्ट्रल लाइंस की। कॉलिजन में क्या होता है, कॉलिजन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिसरप्ट देयर एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस लीडिंग टू ब्रॉडनिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन।
तो ऑप्शन हमारे पास एक ही बचता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ईएम रेडिएशंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ ईएम रेडिएशंस, तो ये एक हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन अ स्टर्न गर्लेच एक्सपेरिमेंट द एटॉमिक बीम हुज एंगुलर मोमेंटम स्टेट इज टू बी डिटरमाइंड मस्ट ट्रेवल थ्रू, तो ये इनहोमोजेनस स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसका याद रखना, काफी बार पूछा जा चुका है ये, इनहोमोजेनस स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, इसमें आप आंसर लगाओगे इनहोमोजेनस, होमोजेनस नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, इनहोमोजेनस आता है। द सिलेक्शन रूल फॉर पास्चन बैक इफेक्ट, तो पास्चन बैक इफेक्ट के लिए सिलेक्शन रूल डेल्टा एल एम एल, इसकी वैल्यू बनती है हमारे पास 0 और +-1, और इसी तरह से डेल्टा एम एस, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0 एम जे, और दोनों को कंबाइन करके लिखें तो इसको फिर इस तरह से लिखा जाता है डेल्टा एम एल +2 MS, और इसका जो सिलेक्शन रूल है वो 0 से +-1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इन स्टार्क इफेक्ट डेल्टा एम जे गिव्स, जब डेल्टा एम जे 0 होता है, यानी कि जो z डायरेक्शन है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, उसमें मैग्नेटिक जो हमारे पास नंबर आता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो जब 0 होता है तो हमें जो मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं, पाई कंपोनेंट, है ना। ये जब 0 होता है तो हमें कौन सा कंपोनेंट मिलता है, पाई कंपोनेंट, और जब इसकी वैल्यू +-1 होती है तो उस केस में हमें मिलते हैं सिग्मा कंपोनेंट, सिग्मा कंपोनेंट। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, पाई कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, द फर्स्ट स्टोक लाइन ऑफ अ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा इज ऑब्जर्व्ड एट 12.96 पर सेंटीमीटर कंसिडरिंग द रिजिड रोटर अप्रोक्सीमेशन द रोटेशनल कांस्टेंट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है रोटेशनल एनर्जी का वो होता है डेल्टा ई बी जे और J+1, जहां बी जो है रोटेशनल कांस्टेंट है। अब डेल्टा जे की वैल्यू +2, और जब मैं फर्स्ट स्टोक लाइन की बात कर रहा हूं, फॉर फर्स्ट स्टोक लाइन की हम बात करें तो जे की वैल्यू 0 से और कहां तक जाएगी, 2 तक जाएगी, तो डिफरेंस निकाल लो, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू J2 - J0 कर दो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा 2B और 2+1 और माइनस ये हो जाएगा 0, तो ये बन जाएगा हमारे पास 6B, और 6B की वैल्यू डेल्टा ई के इक्वल, और 6B की जो वैल्यू है वो 12.96 आ रही है, तो यहाँ से B की वैल्यू हम निकाल लेंगे 12.96/6, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.16, तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी, वीक मैग्नेटिक फील्ड स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन 2 सेट्स ऑफ, देखो पहले इसको चेक कर लो, तो यहाँ पर जब हम चेक करते हैं तो एक जो हमारे पास नॉर्मल जीमान इफेक्ट आता है उसमें हमें 3 कंपोनेंट मिलते हैं, और जबकि हम एनामोलस की बात करें तो वहाँ पर जो स्प्लिटिंग है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, यानी कि मल्टीपल लाइंस मिलती है। तो जब मैं इस ट्रांजिशन की बात करूँगा 2D 5/2 से 3/2, जब इसके हम लंडेज करेक्शन फैक्टर और बाकी सब चीज़ें निकालेंगे तो यहाँ पर हमें स्प्लिटिंग लाइन मिलेगी 6, और यहाँ पर हमें स्प्लिटिंग लाइन मिलेगी 4, और जब मैं डेल्टा एम इक्वल्स टू 0 +-1 का सिलेक्शन रूल लगाऊंगा तो टोटल मेरे को स्प्लिटिंग लाइंस मिलेगी इसमें 12, तो ये एनामोलस है, तो ये तो एनामोलस हो गया। और इसी तरह से 5I5 और 5H4, इसमें सिलेक्शन रूल जब हम लगाते हैं तो दोनों ही केस में हमें एनामोलस मिलते हैं, तो एनामोलस आएगा यहाँ पर, आंसर दोनों क्या हो जाएंगे, एनामोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग अ चेंज इन द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल यील्ड्स, तो वो सारे के सारे क्या आते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा में आते हैं। फिर अगर हम बात करें हाइपरफाइन का, ये शायद मैंने आपको करा दिया, तो 4 स्टेट्स 3p2 3/2 करा है ना, ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन अभी तो हमने करा है, नहीं करा, हाँ ये रहा ये क्वेश्चन, ये वैसे ही होगा F इक्वल्स टू J - I से, तो ये रिपीट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी आप क्या आंसर लगाओगे, 4 स्टेट्स आंसर लगाओगे, तो यहाँ पर भी क्या आंसर लगाओगे, 4 स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के लिए पहला स्टेटमेंट जो है CH4 डज नॉट गिव प्योर रोटेशनल रमन्स लाइन, तो इसमें क्या होता है, CH4 जो है CH4 ये टॉप स्पेरिकल सिमेट्री होती है, टॉप स्पेरिकल, और उसके अलावा आइसोट्रोपिक पोलराइज, तो आइसोट्रोपिक पोलराइज है तो रोटेशन के बाद भी इसका पोलराइजेशन जो है वो चेंज नहीं होगा, जबकि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसके लिए जरूरी है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कि जो पोलराइजेबिलिटी है वो चेंज हो, तो CH4 जो है वो डज नॉट गिव, ये सही आंसर है।
फिर उसके बाद अगर आप चेक करो N2 जो है शोज इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो ये गलत लिखा हुआ है ना। N2 होमोन्यूक्लियर होता है, तो होमोन्यूक्लियर होगा तो इंफ्रारेड शो नहीं करेगा। फिर CH3 शोज वाइब्रेशनल रमन एंड इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन लाइन, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, ये S की, S बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगर मैं बात करूं H2O2 शोज प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम, तो ये भी सही है। तो S और T जो है वो बिल्कुल सही है। फिर अगर मैं बात करता हूँ SF6, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग तो आंसर आ गया हमारा PST, पर यहाँ पर मेरे ये जो है SF6 जो है कुड बी स्टडीज बाय रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, ये भी सही लिखा हुआ है। ये सही इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये स्पेरिकल तो है, पर ये एन आइसोट्रॉपिक पोलराइजेबिलिटी शो करता है। एन आइसोट्रॉपिक पोलराइजेबिलिटी, तो ये एन आइसोट्रॉपिक पोलराइजेबिलिटी शो करता है। तो इस वजह से इसमें जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो शो हो सकती है, क्योंकि इसकी पोलराइजेबिलिटी चेंज हो रही है और वही उसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो इसका P और Q भी सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। P और Q भी जो है वो सही आंसर में जाना चाहिए। अब जो आंसर पिक किया गया है वो C किया गया है, तो हम आंसर क्या लगाएंगे, C लगाएंगे। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।